नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरें तो बहुत सारी हैं, राजनीति की खबरें हैं हमारे पास, और बहराइच में जो चल रहा है दंगा फसाद उसकी भी खबरें हैं। जिस तरह से प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई, कई गाड़ियों को, दुकानों को जला दिया गया और एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि एक शख्स इसमें घायल हो गया। वो भी खबरों में है, हम उसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। आने वाले दिनों में वहाँ क्या रुख है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन ने अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एक संगीन मामला हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, खास तौर पर जो प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ। पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस बात को लेकर के, इतने बड़े भीड़ की आशंका को देखते हुए कैसे इतना दंगा फसाद हो गया। और जब जो जिसकी मृत्यु हुई थी, जब वहां पे उसकी बॉडी को लाया गया तो उस समय भी लोगों के बीच झड़प हुई, कई दुकानों को और गाड़ियों को आग लगा दिया गया। ये तो खबरें हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन खबर सबसे बड़ी आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको पता है कि 2014 के बाद 2024 में यहाँ आम चुनाव हुए और एज ए केंद्र शासित प्रदेश ये पहला चुनाव था जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए 2014 के बाद। जिस तरह से 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और जम्मू एंड कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया भारत सरकार की ओर से, और धारा 370 को हटाया गया, जबकि लद्दाख को अलग करके भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में अभी जम्मू कश्मीर की जमहूरियत में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो ये भी बहुत अपने आप में एक रिकॉर्ड उनके नाम जाता है। हालांकि वो पहले भी 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा था और आर्टिकल 370 भी वहां लागू था। उनके मंत्रिमंडल की हम बात करें तो उन्होंने अपने साथ 5 और लोगों को शपथ दिलाई राज्यपाल ने, और इसमें सबसे बड़ा नाम है सुरेंद्र चौधरी का, जिन्होंने कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन फिर भी रविंद्र रैना की हार हुई। हम आपको बताना चाहेंगे कि रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी में 2014 के चुनावों में लड़ाई भी हुई थी, मारपीट तक हुई थी। तो उस चुनाव में रविंद्र रैना की जीत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष को, राज्य के पार्टी अध्यक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन भी बहुत खास रहा है इस चुनावों में। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अगर पूरे मतों की बात करें तो जम्मू रीजन से उन्होंने 29 सीटें लाई, लेकिन घाटी में वो खाता खोलने में एक बार फिर नाकाम रही। तो ये 370 के बाद वाला चुनाव था, तो इस पर लोग देख रहे थे कि क्या रुख रहता है लोगों का बीजेपी के प्रति, खास तौर पर घाटी में। हालांकि बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में जरूर सुधार किया है, लेकिन उसका लब्बो लिबाब ये है कि अभी पार्टी को घाटी में खास तौर पर और मेहनत करनी होगी अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए। तो 29 सीटों के साथ बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है, तो विपक्ष का नेता भी बीजेपी से ही होगा, ये बात भी तय है। और उन्होंने 2 और चेहरों को जगह दी है जो मेल हैं, और एक निर्दलीय को विधायक बनाया है, एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया जो कि जम्मू क्षेत्र से आते हैं, और उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो कुल उमर अब्दुल्ला के साथ जो है टोटल 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से वो इस सरकार को चलाते हैं, क्योंकि नई शक्तियों के अनुसार, नए एक्ट के अनुसार बहुत सारे पावर अभी उपराज्यपाल के पास होंगे, जो इस समय मनोज सिन्हा हैं वहां पर। तो काफी हद तक बहुत सारे निर्णयों के लिए उमर अब्दुल्ला को उपराज्यपाल के पास जाना होगा। और कहीं ना कहीं जैसा टकराव दिल्ली में देख रहे हैं, केजरीवाल जब सीएम थे, अभी आतिशी सीएम है, तो राज्य की दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के बीच, तो वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अभी 10 तारीख को ही उपराज्यपाल ने ऐसे बहुत सारे निर्णय किए हैं जिससे कि टकराव की स्थिति भविष्य में बन सकती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उमर अब्दुल्ला अपने अनुभव के साथ कैसे इस सरकार को चलाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर के बाद बात अब हरियाणा की भी करते हैं, जहाँ आज जो है नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री पहले से हैं, यहाँ के 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर की जगह। तो आज उनको सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है पंचकुला में बीजेपी की बैठक में। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व से अमित शाह खुद मौजूद थे एज ए ऑब्जर्वर, गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे, और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई और निर्विरोध रूप से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया।
और जो एक विवाद की स्थिति दिख रही थी, अनिल विज और इंद्रजीत राव वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते, उसको लेकर के इसलिए अमित शाह खुद गए इस मसले को सुलझाने, और अनिल विज ने भी उनके नाम का समर्थन किया, जो कि अंबाला कैंट से विधायक चुने गए एक बार फिर, काफी सीनियर लीडर हैं। अब क्या नायब सिंह सैनी जो उन्होंने वादे किए हैं हरियाणा की जनता से, स्पेशली ओबीसी कैटेगरी से उन्होंने बहुत मत पाया है, और जाट रीजन में भी उनको समर्थन मिला है, जैसा कि संभावना जताया जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की वापसी हो सकती है 10 साल बाद, लेकिन शायद कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस में वहां हार का सामना किया और सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। तो हरियाणा की बात रही, और यहीं महाराष्ट्र में भी काफी हलचल है। कल चुनावों की तिथि का ऐलान हो चुका है झारखंड में और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच रस्साकसी जारी है। आज सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया लोगों के सामने और बताया कि उन्होंने किस तरह से लाडली बहना योजना, औसरी योजना और कितनी विकासशील योजनाओं को लागू किया है राज्य में, और लोगों के काम के प्रति प्रतिबद्ध है और उन्हें लोगों का समर्थन है। विपक्ष है कुछ भी बोले, वो काम कर रहे हैं और जनता उन्हें भारी मतों से जिताएगी इस बार भी। तो सीटों को बंटवारे को लेकर के हालांकि महायुति में लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी करीब 158 सीटों पर, और जो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना है वो लगभग 70-75 सीटों पर, और अजित पवार की एनसीपी को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी संभावना हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो वहीं शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की जो एनसीपी है उनमें भी कांग्रेस और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना लगभग बराबर सीटों पर लड़ेगी। हालांकि